नमस्कार, निज टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे में हो सकते हैं फेरबदल, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ सकते हैं मोदी। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, गन्ना भुगतान न होने से किसान है परेशान। अखिलेश यादव का दावा, यूपी चुनाव में बूथ पर हमला करेगी बीजेपी। और देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,923 नए केस आए सामने, 282 लोगों की मौत। और खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी बूथ पर हमला करेगी और इसे लेकर सतर्क रहना होगा। अखिलेश ने एक बयान में आरोप लगाया है कि बीजेपी के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है, वह लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा, इससे सतर्क रहना होगा। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी बूथ पर हमला करेगी और इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अखिलेश ने अपने एक बयान में यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और वह लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का हमला 2022 विधानसभा चुनाव में बूथ पर होगा, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि साल 2022 में विधानसभा चुनाव पास है और सभी 403 सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी व समूचा विपक्ष इस समय जोर शोर से तैयारियों पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और बुधवार को उन्होंने भी कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी बूथ पर हमला करेगी और इसे लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। अखिलेश ने अपने एक बयान में यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और वह लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा और इससे सतर्क रहना होगा क्योंकि पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रभु सम्मेलन कर रही है और हर तरह से जोर शोर से तैयारियों में भी जुटी हुई है। और राकेश टिकैत आज बिजनौर के रसीदपुर गढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के पर फूल मालाओं से स्वागत किया। राकेश टिकैत ने प्रेस कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि किसान फसलों के दाम व गन्ने का भुगतान न होने की वजह से काफी परेशान है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बिजनौर पहुंचे राकेश टिकैत का किसानों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और वहीं राकेश टिकैत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि किसान फसलों का दाम व गन्ने का भुगतान न होने की वजह से काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में गन्ने का भी भुगतान नहीं बढ़ाया है और गन्ने का कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया है। महज 2017 में 10 रुपये गन्ने मूल्य बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा पंजाब जैसे राज्यों में या हरियाणा जैसे राज्यों में गन्ना बढ़ोतरी कर दी गई है गन्ना मूल्य की, लेकिन यहाँ पर अभी भी किसानों का एक लंबा बकाया सरकार पर है, जिसके ना मिलने से किसान काफ़ी परेशान हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना उठाना पड़ रहा है।
तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। देखिए साहब, कल योगी जी आए थे बिजनौर में। उनका कहना है कि हम किसान बीजेपी के साथ हैं और जो आंदोलन चल रहा है उनको मर्जी है, इस तरह की बात वो यहाँ करके गए। इसमें आपका क्या कहना है योगी जी के? और भाई योगी जी का किसान उनके साथ में है तो फसलों के रेट तो बढ़ते रहे, किसान तो कहीं नहीं रहा हम उनके साथ में है। किसान तो तंग हालात है किसान की तो। और कम से कम इस आंदोलन से ये तो होगा कि देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान का नाम लग के रहे, उनके दिमाग में से किसान शब्द निकलना नहीं चाहिए। ये आंदोलन इसलिए है कि किसान का नाम भूल गए थे, लेंगे इन्हें जो किसान रातू दिखेगा। मतलब गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, किसान उनके साथ में है। फसलों की बिक्री होती नहीं, एमएसपी पे खरीद होती नहीं, किसान उनके साथ में है। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसान उनके साथ में है। देश को बेरोजगार कर दिया, आधा देश बेच दिया, उनके साथ में जनता है। मीटिंग में देख लेते उनके कौन कौन आया वहाँ पे। मतलब प्रेशर बना के प्रधानों पे मुख्यमंत्री मीटिंग करवाता हो, उनकी किसी दिन सब लोगों की तलाशी ले लो। जो मुख्यमंत्री की मीटिंग में आ रहे वे सारे अंडर प्रेशर काम कर रहे, कोटेदार, मनरेगा वाले, प्रधान, उनकी मजबूरी है जाना उस मीटिंग में। तो राकेश टिकैत साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है और ना ही अभी तक किसानों का बकाया गन्ने मूल्य भुगतान हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और राकेश टिकैत साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो साफ तौर पर आपको हमने तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां राकेश टिकैत बुधवार को बिजनौर गए थे, जहां जाकर उन्होंने किसानों से संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला भी बोला है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं बिजनौर से फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि बुधवार को राकेश टिकैत बिजनौर आए थे और उन्होंने एमएसपी से लेकर के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तक पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बुधवार को राकेश टिकैत यहाँ पर आए थे और बिजनौर में जगह जगह उनके स्वागत की व्यवस्था का लोगों ने उसके सामने जो स्वागत किया है। और रशीदपुर गली में जिस तरह पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, वहाँ पत्रकारों से कहा था कि ये सरकार झूठी सरकार है, वादे करती है लेकिन उन पर काम नहीं करती है। महेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि सरकार का कहना है कि किसान उनके साथ है, लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर कह रहे हैं कि किसान उनके साथ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह किसानों के साथ पिछले 5 साल से 4-4.5 साल से गन्ने का 1 भी रुपया नहीं बढ़ा गया है। जो किसानों के जो उत्पाद है उनकी खरीद जो है एमएसपी पे नहीं होती है। इन्होंने कहा था किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे, इस तरह के लुभावने वादे उन्होंने उनको उस टाइम दिए थे और जो सरकार ने पूरे नहीं किए। किसान इससे खासा नाराज है। उन्होंने कहा किसान के ऊपर जो है काले कानून और लाद दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत बिजनौर गए थे, जहां जाकर उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर हमला बोला है, तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना तो किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान मिल पा रहा है और ना ही किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि इस पार्टी के शासनकाल में, जब से सत्तारूढ़ मोदी सरकार शासन में आई है, तब से पूरा देश बेरोजगार होता जा रहा है और देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और मथुरा के शेरगढ़ इलाके के जंघावली के प्राइमरी स्कूल में बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल के प्रांगण में पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि स्कूली छात्रों को भारी समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। इस स्कूल की ताज़ा तस्वीरों पर ना तो सरकार कोई ध्यान दे रही है और ना ही यहाँ का स्थानीय प्रशासन। स्कूल में पानी भरने से इलाके में डेंगू व वायरल जैसी बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध में खंड
शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल के जलभराव को लेकर कई बार सचिव व खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में पानी भरा हुआ है। कांग्रेस वाली हो? जंघावली से। क्या समस्या बताएं? हमारे कई रहन दिखना है, पानी भरी पड़ी है, हमारे बहू बालक छोटा हुआ है और कहीं रोटी टूट से परेशान है बालक है और कहीं कोई ना देख सके। पानी कहाँ से आ गया है? स्कूल में सु स्कूल में तो बारिश के कारण जलभराव हुआ है। बारिश के पानी है। तो क्या नुकसान हो गया है आपका पानी से? सब नुकसान है, हमारे घर बैठा जा रहा है। क्या नुकसान हो गया है आपका? हाँ, सब नुकसान। पानी लबालब भरा हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा के जंघावली प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में लबालब पानी भरा हुआ है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल प्रांगण में पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि स्कूली छात्रों को भारी समस्याओं का भी सामना उठाना पड़ रहा है। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के रहने वाले एक युवक विनय की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और तीनों ही मृतक विनय के दोस्त हैं। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन के चलते इन तीनों युवकों ने अपने दोस्त विनय की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था। एसपी सिटी राजेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया है। तो 3 युवकों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या कर उसको शव को नहर में फेंक दिया और 14 तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो तीनों अभियुक्त में 2 अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजह थी। दोनों का मृतक विनय से झगड़ा हुआ था, पैसे का भी लेन देन था। इसी को लेकर इन्होंने अपना एक योजना बनाकर उसको बहका के ले गए और वहाँ पे फिर बियर उयर साथ में पी और फिर उसकी चाकू से हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया था। पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, साथ में ही रहते थे और उनसे आपस में झगड़ा हुआ था। उसी को लेके जो इसमें 2 मुलजिम हैं, उन्होंने योजना बना के हत्या की। उधर बिजनौर जनपद के थाना मंडावर के नामपुरा इलाके में चलती कार में अचानक भयंकर आग लग गई और कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कार आग का गोला बन गई। अचानक गाड़ी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लग रही है और ये गाड़ी आग का गोला भी बन चुकी है। उधर मथुरा जनपद में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गंगरौली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान गिर पड़ा। इस हादसे में मकान के अंदर सो रही एक 14 साल की किशोरी मकान के मलबे के नीचे दब गई, जिसके कारण उसे गंभीर चोट भी आई है। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किशोरी को मलबे से किसी तरह जिंदा निकाला और उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया। वहीं इस घटना की जानकारी ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन को भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां एक आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत गिर गई है, जिसके कारण 14 साल की किशोरी मकान के मलबे में दब गई। ये पूरा मामला मथुरा जनपद के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गंगरौली गांव का है, जहां 14 साल की एक किशोरी मकान में सो रही थी, लेकिन इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वो मलबे के नीचे दब गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके कारण उसको गंभीर चोटें भी आई हैं और आनन फानन में घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने किशोरी को मलबे से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं
कि किस तरह से उसको मलबे से निकाला गया था और उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी पर ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन को भी दे दी है। क्या नाम है दादा आपका? जवाहरलाल शर्मा, कौन सा गांव है ये? गांगरौली गांव। ये क्या घटना घटी है ये बिजली के एकदम धड़कन से और गाटर टूट गई। कब कब हाँ, कब की घटना है ये? कब बिजली तड़की? ये सवेरे 6 बजे के 5 बजे के करीबन। आज सुबह जब बारिश हुई थी? आज सवेरे मैं मेरे बाल बच्चे सो रहे थे, मैं खटिया पे पड़ा था और खटिया भी टूट गई और एक लड़की की सिर फूट गया, खून लेकर आए, टाँट फट गई और वो दब गई पटिया के नीचे। जैसे तैसे यहाँ के आदमी दौड़े, उनने वो निकाली, बेहोश हो गई। यहाँ में कितने लोग सोए हुए थे जब ये घटना घटी है? हम सबरे, मैं सो रहा था, मेरे 2-3 बच्चे सो रहे थे और वो लड़की सो रही थी। एकदम वो गिरी और बिजली की धड़कन से गाटर टूटी। जट वो पटिया उसके ये बिजली कौन सी थी? ये आकाशीय बिजली थी या कैसी? आकाशीय बिजली गिरने से ये घटना घटी है। हाँ जी, एकदम वो धड़की है। जिसके जो चोटें आई है उसका क्या नाम है? उस बेटी आपकी वो कितनी साल की है जिसकी चोटें आई हैं? जिसके चोट आई है वो लड़की 14 वर्ष की है। उसके कितनी चोटें आई हैं उसकी टाँट फट गई, खून निकल आई। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है ये? ये कैसे क्या घटना घटी है ये? बिजली पड़ी कब पड़ी है ये? जो सुबह बारिश हुई है उसके साथ में। तो क्या आप उस कमरे में सोए हुए थे उस समय? सबरे बालक भाई में कमरा में। तो फिर कैसे क्या घटना घटी आप बताएं पूरी। जैसे जो निकल के जो तो बाहर निकल आए और बालक सब बेड पे रह गए, पर ये जी निकल के आई का जैसे एकदम बेड देसी ने बिजली पड़ी है, जैसे दब गई है सबरी। अच्छा, ये सबरी दब गई, काली हाथ हो जी मोह सो मोह जहाँ ही दिख रो ये सबरी दब गई। तो मथुरा के एक गांव में भर आकाशीय बिजली गिरने से एक गरीब का घर भर कर गिर गया, जिसके कारण उसकी 14 साल की किशोरी उसमें दब गई। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है पवन आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल की किशोरी झुलस गई? मैं आपको बता दूं, पूरा मामला छाता तहसील के गांव गंगरौली का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान ध्वस्त हो गया। इस मकान में 14 वर्षीय बालिका मलबे में दब गई। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों द्वारा उस बच्ची को निकाला गया, जिससे उसकी हालत गंभीर को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब लड़की जो है 14 वर्षीय लड़की जो है उसकी हालत ठीक बनी हुई है। पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये जो गरीब था, इसका जो आशियाना था, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है इसमें कोई अनुदान देने की? हेलो पवन, क्या प्रशासन की ओर से इस गरीब को कोई अनुदानित राशि भी दी गई है कोई? जी, अभी तो सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान प्राप्ति इस परिवार को दी नहीं गई है, पर जो गरीब परिवार है इसने डीएम साहब से गुहार लगाई है, जो भी हमारे लिए नुकसान हुआ है, जो सरकार की तरफ से हमको कुछ मदद दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए। क्योंकि मथुरा के गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक गरीब का आशियाना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण उसकी 14 साल की एक बेटी भी उसके छत के नीचे दब गई, जिसके कारण उसको गंभीर चोटें भी आई है। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को बुधवार को प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और संगीन धाराओं में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया था और उससे घंटों तक पूछताछ भी की गई। ये पूछताछ काफी लंबे समय तक चली थी, क्योंकि महंत गिरी की मौत के बाद काफी सवाल भी खड़े होने लगे हैं और उनके शिष्य आनंद गिरी पर इस
मामले के आरोप लग रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि अभी इसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से मौत हुई थी, लेकिन पुलिस का मानना एक तरफ ये भी है, अगर एक तरफ से देखा जाए कि महेंद्र गिरी की आत्महत्या हुई है, लेकिन वहीं सुसाइड नोट जो 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, उससे वह अखाड़ा के जो लोग हैं, अलग अलग अखाड़ा दल के लोग, उन्होंने अलग अलग तरह से आरोप लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि जब अगर उनकी मौत सुसाइड हुआ है तो फिर उनकी आंखें क्यों नहीं बंद हुई, या और कई तरह के यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे अखिल भारतीय अखाड़ा की बात कर ले, हम किसी और अन्य अखाड़े की, निर्मोही अखाड़े की बात कर ले, उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। वहीं उत्तराधिकारी को लेकर भी यहाँ पर सामने बातचीत हो रही है, सामने बात निकल कर आ रही है कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां भाजपा का अखिलेश पतन, भाजपा ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और अखिलेश यादव की जाति क्षत्रिय व अखिलेश दे कृष्ण वंशज का ध्यान व मोती सिंह ने दिया बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में एक अटपटा सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की जाति क्षत्रिय है और यादवों से रिश्ता करने में उन्हें आत्महत्या। श्री कृष्ण का वंशज बताने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण थे क्षत्रिय, अखिलेश यादव पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण खुद क्षत्रिय जाति से थे और अखिलेश यादव खुद को पिछड़ा बताते हैं। तो ये बड़ा बयान इस समय सामने आया है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा है कि अखिलेश यादव की जाति क्षत्रिय है और यादवों से उन्हें रिश्ता रखने में अच्छा लगता है और श्री कृष्ण के वंशज बताने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण क्षत्रिय थे जबकि अखिलेश यादव पिछड़े नहीं है, क्योंकि कृष्ण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में एक बयान दिया। और अगर उनको सिलेंडर भराना पड़ रहा है तो उसकी आलोचना कर रहे हो। तुमने तो उनकी जेब काट लिया। 5 हार्स पावर के सिंचाई का कनेक्शन दिया, बिजली कभी नहीं दिया, पैसा दफ्तर में जमा कराया और कहते हो कि हम विकास करेंगे। ये अखिलेश विकास करेंगे जो अपने घर से नहीं निकलते, जिन्हें शर्म आती है यादव बंधुओं में अपना रिश्ता करने में। अखिलेश से हमारे यादव बंधुओं को पूछना चाहिए, आप तो कृष्ण के वंशज हो महाराज, कृष्ण और अर्जुन दोनों रिश्तेदार थे, आप कहाँ के पिछड़े हो, आप तो क्षत्रिय हो। पढ़ो अपना इतिहास, कृष्ण का इतिहास। कहते हो कृष्ण हमारे हैं, जब जन्माष्टमी आओ तो खीरा लेगी, सब महाराज साथे बैठ जाते हैं कि खीरा काटा तो कृष्ण जन्मे। अरे कृष्ण जन्म ही तो अर्जुन के संदेश देंगे। तो हमारे कृष्ण है राजू, हम ही अर्जुन नहीं तो हाथ रथ हाका हमारा लाई चला हमारा रथ। और बतावा महाभारत में अन्याय की कैसे मारी। एका न करबे आपन कर्म जिन छोड़ा नहीं, कृष्ण के आत्मा को तकलीफ हुई। हम उस कृष्ण के वाहक है मथुरा में, हम उस कृष्ण के सम्मान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। कृष्ण के उस कैद को अगर देश के प्रदेश की जनता की कृपा हुई तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर आपके दर्शन के लिए तैयार हो रहा है। हम कृष्ण के भी मंदिर को आपके दर्शन के लिए खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं वहां पर कृष्ण की बांसुरी बजे। कैसे बजेगी? अगर मोदी नहीं होंगे तो बाबा विश्वनाथ की गलियों की चौड़ाई जो सकरी थी वो चौड़ी नहीं हो पाएगी। अगर मोदी रहेंगे तो पूरी दुनिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बताएगा काश मोदी होते तो आज जिन देशों के वो नागरिक होते वहां के धार्मिक स्थलों का विकास कैसे किया जाए, उसके लिए मोदी जी रोल मॉडल है मित्रों। इसलिए आपकी कृपा चाहते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन इसी दृष्टि से। उधर बुधवार को संभल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी आक्रामक नजर आए और मंच पर भाषण देते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को
जो भी गरीब है वो कमज़ोर है और जिस पर जालिम जुल्म कर रहे हैं उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में गरीबों का जो खून चूस रहा है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो जुल्म ढा रहा है उसका भाई ओवैसी है। ओवैसी ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि गरीबों का और बेजुबानों का साथ देना अब्बा बराबर है तो मैं तुम्हारा अब्बा भी हूं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में उनके घर पर हुए हमले का भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे तो हमारी दो अहम कोशिशें हैं। एक ये कि उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा बीजेपी की सरकार ना मिले और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना बने, बल्कि गुमनामियों के वादियों में वो गुम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आपकी दुआओं से और आपके वोट से मुंतखब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर उत्तर प्रदेश की असेंबली जो आज मजलूम कौम की इंसाफ की आवाजें सुनने तड़प रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब मजलिस का विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मजलूम अवाम के जुल्म और मजलूम अवाम के इंसाफ का साफ और वाज़ेह तौर पर मुतालबा करेगा। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ जानकारी है? बुधवार को जो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे संभल और वहां वो काफ़ी भड़क रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गरीबों पर जुल्म ढाएगा मैं उनका बाप हूं। का कार्यक्रम यहाँ था, उसके बाद ओवैसी आए थे और ओवैसी ने लगातार मंच से योगी सरकार को लगाते हुए कहा कि अगर किसी तरह से कोई भी न्याय करेगा या गरीबों करेगा उनका बाप ओवैसी है और जो महिलाओं पर अत्याचार होगा उन महिलाओं का भाई है। तो कहने कि अब कोई राजनीतिक है और आने वाले चुनाव को देखते हुए अब पूरी तरह से हमने राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी है। उसी तरह से ओवैसी के भी बच्चे दहाड़ते हुए सीधी तरह से योगी को ललकारा है और अब देखना ये कि किस तरह से, क्योंकि संभल हम आपको बता दें कि संभल जो है एक तो यहाँ पर बहुले क्षेत्र है और काफ़ी, क्योंकि यहाँ अखिलेश और मुलायम सिंह और उसके बाद दूसरी पार्टियों को यहाँ पर काबिज रही है, लगातार समाजवादी का यहाँ पर बुलंद झंडा है, लेकिन अब उससे किस तरह से विधानसभा में ओवैसी यहाँ सहज लगा पाएंगे तो ये अब बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल समीकरण बिगड़ते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मुजम्मिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि 2022 में चुनाव में महज 4 से 5 महीने बचे हैं, लेकिन अभी से ओवैसी यहाँ पर फील्ड में उतर गए हैं तो कई सभाएं भी कर चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार ओवैसी किसी और पार्टी के लिए काम कर पाएंगे या जैसे कि बी पार्टी के आरोप लगते हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है? लेकिन अब देख रहे हैं कि मंच से जिस तरह से ओवैसी के बयान आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी, बीएसपी पार्टी थी, भाजपा पार्टी थी, गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह से समीकरण या राजनीतिक आपने बताया जा रहा है कि ओवैसी समाजवादी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में गरीबों का जो खून चूस रहा है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो जुल्म कर रहा है उसका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि गरीबों का और बेजुबानों का साथ देना अब्बा बराबर है तो मैं उनका अब्बा हूं। उधर मेरठ के मवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को मुख्य चिकित्सक अधिकारी अखिलेश मोहन के निर्देश पर सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत टीम ने औचक निरीक्षण किया। वह निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था दुरुस्त मिलने के बाद बिना मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ बैठे कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सतीश भास्कर को टीम ने सीएससी का ओर से गाइडलाइंस जारी करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल शर्मा, टीपी सिंह, देवेंद्र कुमार व अन्य लोग भी मौजूद रहे। डेफिनेटली हम क्वालिफाई करेंगे। नमस्कार। लैब का किया, सभी विभाग को निरीक्षण करने के बाद ये पाया व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। यदि हम यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर इम्प्रूव करें तो निश्चित ही ये सीएससी मवाना हमारी कायाकल्प अवार्ड योजना के अंतर्गत हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेरा यहाँ के स्टाफ के सदस्यों से यही अनुरोध है कि जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं सभी लोग मेहनत करें और मेहनत की आवश्यकता है, सभी का योगदान होगा तो हम निश्चित ही कायाकल्प अवार्ड योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसमें हम डेफिनेटली हम क्वालिफाई।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए NGT के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।